Good morning to everybody and welcome you all on behalf of Education Express channel. And today in the salary head of income tax we are taking up one more problem in which a different sort of variety you will see it. अलग तरह की प्रॉब्लम है वो इनकम टैक्स में सैलरी के टॉपिक में, और देखिएगा वो किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। उसको देखने की ज़रूरत है, उसको ख़ास तौर से सावधानी से। और ये है क्वेश्चन नंबर 12 पटेल चौधरी की बुक का क्वेश्चन नंबर 12। मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देता हूँ, इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान रखिएगा इसकी। श्री प्रमोद बिहारी बजाज कॉलेज बम्बई के प्राचार्य हैं। उनको 1 जुलाई 2015 को नए वेतनमान 37,400-67,000 के अंतर्गत 43,400 रुपये एवं एकेडमिक ग्रेड पे 9,000 रुपये पर स्थिर किया गया। नियमानुसार वे वेतन एवं एकेडमिक ग्रेड पे का 3% वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के हकदार हैं, जो कि 10 रुपये के गुणांक में पूर्णांकित की जाती है। उन्हें मूल वेतन एवं एकेडमिक ग्रेड पे का 60% महंगाई भत्ता तथा 9% नगर पूरक भत्ता CCA मिलता है। एक सुसज्जित मकान जिसका स्वामी कॉलेज है उन्हें रहने के लिए दिया गया है, जिसका अनुमानित किराया 4,000 रुपये प्रति माह है, परंतु कॉलेज उनसे केवल 1,000 रुपये प्रति माह ही वसूल करता है। इसमें 25,000 रुपये की लागत का फर्नीचर भी कॉलेज का ही है, जिसके लिए उनसे 100 रुपये प्रति माह वसूल किया जाता है। उन्हें एक 1.6 लीटर क्षमता की कार भी दी गई है, जो उनके निजी उपयोग में भी आती है। कार के चालक का पारिश्रमिक और कॉलेज हेतु प्रयोग के समस्त व्यय कॉलेज वहन करता है। उन्हें एक माली, एक चौकीदार तथा एक नौकर की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिनको क्रमशः 450 रुपये, 450 रुपये तथा 300 रुपये प्रति माह कॉलेज की ओर से दिया जाता है। वे प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन और महंगाई भत्ते का 15% अंशदान देते हैं, जिसमें कॉलेज का भी इतना ही अंशदान है। भविष्य निधि में जमा राशि पर 12.5% से 2,500 रुपये ब्याज के जमा किए गए हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को अपनी पुत्री की शादी के लिए अपने नियोक्ता से 1,50,000 रुपये का बिना ब्याज का ऋण लिया था। ऐसे ऋण पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की ब्याज दर 17.10% वार्षिक है। इसमें से उन्होंने 50,000 रुपये का ऋण 1 दिसंबर 2019 को चुका दिया। गत वर्ष में उन्हें छात्रों के उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए बम्बई विश्वविद्यालय से 2,400 रुपये का पारिश्रमिक प्राप्त हुआ। ये मानते हुए कि उनको वेतन अगले माह की पहली तारीख को प्राप्य होता है, उनकी वेतन शीर्षक की कर योग्य आय 2020-21 कर निर्धारण वर्ष के लिए ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, देखिए, और इसमें कैलकुलेशन ख़ास तौर से पे का बहुत इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन होगा। अभी तक एक भी ऐसा प्रश्न या उदाहरण देखने को नहीं मिला आपको कि जिसमें इस तरह की वैरायटी दी गई हो। मैं इम्पोर्टेंट बातें इसकी नोट कर रहा हूँ ताकि ध्यान रहे कि ये
इस तरह का है ये। क्वेश्चन नंबर 12 में ये 1/7/2015 को इनका पे स्केल था 37,400-67,000, ये पे स्केल है इनका। और फिक्स किया गया इन्हें 43,400 पर। एकेडमिक ग्रेड पे ये दी गई है 9,000 रुपये। तीन % इंक्रीमेंट है एवरी ईयर, और वो 10 के गुणांक पर होगी, मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीपल होनी चाहिए। DA 60% है और CCA है, वो है इनका 8%। फिर तो बाकी की और दूसरी बातें भी हैं जो उसमें चलती रहेंगी। इम्पॉर्टेंट बात ये है, तो ऊपर हेडिंग हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, ऑफ मिस्टर प्रमोद बिहारी, for the assessment year 2020-21। ये वर्किंग नोट के लिए स्पेस रख रहे हैं। सबसे पहले पे का ही कैलकुलेशन हमें लेना, क्योंकि उसके बाद ही हम आगे कोई कदम बढ़ा सकते हैं। और पे के लिए उसने क्या कहा, फिर से सुन लीजिएगा। उसने ये कहा है कि 37,467,000 के पे स्केल में 43,400 रुपये एकेडमिक ग्रेड पे 9,000 पर स्थिर किया गया है। तो ये है 1/7/2015 को, ये 1/7/2015 को इनकी पे होगी 43,400। प्लस ग्रेड पे है 9,000, ये ग्रेड पे, तो कुल हो गया 52,400 1/7/15 को। ठीक है, आइए 1/7/16 को क्या स्थिति बनती है इनकी। इंक्रीमेंट लगेगा और इंक्रीमेंट होगा पे प्लस ग्रेड पे का टोटल का 3%, ये इंक्रीमेंट। $52,400 का 3%, 52,400 इंटू 3%, 1,572 रुपये एग्जैक्ट आ रहे हैं इसमें। सॉरी,
52,400 इंटू इंक्रीमेंट 3% है, 52,400 इंटू 3%, 1,572 रुपये। परंतु उसने आगे क्या कहा जरा देखिएगा, 3% वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के हकदार हैं जो कि 10 रुपये के गुणांक से पूर्णांकित होती है। ये 10 के गुणांक से पूर्णांकित होनी चाहिए, अर्थात ऐसी संख्या होनी चाहिए ये कैलकुलेशन के बाद जिसमें 10 का भाग पूरा चला जाए। 1572 में 10 का भाग नहीं जाता है तो इसको आगे बढ़ा दें और 8 और जोड़ करके इसको करें ये पूर्णांकित मल्टीपल, और वैल्यू बनेगी 1580। 1572 नहीं ले सकते हैं आप, 1580 लेंगे। ये 10 के गुणांक का पूर्णांकित हो गया। ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। हालांकि 1570 भी होती है पर नीचे नहीं जाना, पूर्णांकित ऊपर होना है, आगे बढ़ना है। तो 1571 हो, 72, 73 चाहे कुछ भी हो, 79 तक 1580 अंत में होना चाहिए इस गणना में। बात समझ में आ गई? अर्थात अब इसकी जो पे होगी वो होगी 52,400 प्लस 1580 और ये बनेगी 53,980। ये पे बनेगी 1/7/2016 को 1580 जोड़ने के बाद। आइएगा 1/7/2017 को स्थिति क्या होगी? फिर 3% इंक्रीमेंट, 53,980 का 3% फिर लें, 53,980 इंटू 3%, 1,619 रुपये 40 पैसे आ रहे हैं। 1,619 रुपये 40 पैसे मल्टीपल तो 1,620 मानेंगे, ये देखिए। और फिर 1,620 जोड़ें इसमें 1,620, तो टोटल हुआ 0, 10, 1, 4, 1, 5, 55,600 रुपये ये पे रहेगी। 1/7/18 को फिर 3% इंक्रीमेंट तो 55,600 का 3%, 1,668 रुपये मल्टीपल करेंगे इसे फिर तो 1,670 रुपये होगा, ये प्लस 1,670, $57,270। फिर 1/7/2019 को 3% फिर लें, 57,270 इंटू 3%, 5,7,270 इंटू 3%, 1,718 रुपये .10 यही आता है। 1,718 रुपये .10, 1,718.10 मल्टीपल करेंगे फिर तो ये हो जाएगा 1,720 रुपये। और अब होगा 1,720 जोड़ने पर
58,990 ये पे रहेगी, ये वाली पे रहेगी। इस तरह से इनकी पे का कैलकुलेशन किया जाएगा इस प्रश्न में, ध्यान रखिएगा। यदि ग्रेड पे का सवाल होता है तो ये इस प्रकार से सोल्व होगा। अब इसकी पे 1/7/2019 को 58,990 रुपये रहेगी। बात क्लियर हो गई। हम इधर अलग से नोट कर लेते हैं इसको। 1/7/15 को 52,400, फिर 1/7/16 को 53,980, फिर 1/7/17 को 55,600, फिर 57,270, फिर उसके बाद 58,990, ये डिफरेंट ईयर्स की पे हुई इसकी। ये देखिए इस तरह से पिक्चर बनती है। कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल जो पे आ रही है वो उसकी इतनी आ रही है। अब फिर एक और नई बात, हमारा प्रीवियस ईयर होता है जनरली 1/4/2019 से 31/3/2020 तक, ये प्रीवियस ईयर होता है। पर पिछले सेशन में आपको बताया गया था कि यदि कर्मचारी गवर्नमेंट सर्वेंट हो तथा यदि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी हो, नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट हो, जिसकी पे जिस महीने पेएबल होती है, ड्यू होती है, देय होती है, उस महीने न प्राप्त होकर के अगले महीने प्राप्त होती है, उनके लिए प्रीवियस ईयर जो होगा 1 मार्च से शुरू होकर अगले साल 28 फरवरी को समाप्त होगा। प्रमोद बिहारी जो है वो इसी प्रकार के व्यक्ति हैं। देखिएगा, इसने कहीं कहा था अंतिम लाइन, ये मानते हुए कि उनको वेतन अगले माह की 1 तारीख को प्राप्य होता है। सैलरी जो है वो अगले महीने की 1 तारीख को मिल रही है। जनवरी की सैलरी जनवरी 31 तक नहीं मिल करके फरवरी को मिलेगी, चाहे 1 फरवरी हो, फरवरी की मार्च में, मार्च की अप्रैल में, इस प्रकार से। यदि नवंबर महीना चल रहा है तो नवंबर महीने की सैलरी 1 दिसंबर या उसके बाद मिलेगी। दिसंबर ये भी शुरू हुआ है तो इस दिसंबर की सैलरी उसे जनवरी में मिलेगी 2021 में। तो ऐसे कर्मचारी, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट हो और सरकारी कर्मचारियों को सबको ही पे है, वो अगले महीने की 1 तारीख या 2 तारीख को ही मिल पाती है, इसलिए उनके लिए तो ये है ही। परंतु नॉन गवर्नमेंट कर्मचारी है तो उसके लिए भी ये नियम होगा, जिनकी पे जिस महीने ड्यू होती है उस महीने प्राप्त न हो करके अगले महीने प्राप्त होती है। तो प्रमोद बिहारी भी सरकारी कर्मचारी की तरह ही माना जाएगा गणना करने की दृष्टि से। पे की गणना करने की दृष्टि से प्रमोद बिहारी प्राइवेट कॉलेज बम्बई में प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, परंतु उनका कैलकुलेशन गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह किया जाएगा, क्योंकि इनकी सैलरी जिस महीने ड्यू होती है उस महीने प्राप्त न होकर के अगले महीने प्राप्त हो रही है, इसलिए ये कारण है। इसलिए इस प्रश्न में इनके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा ये नहीं होगा, इनका प्रीवियस ईयर होगा फ्रॉम 1/3/2019 से 29 फरवरी 2020 तक।
ये इनका प्रीवियस ईयर माना जाएगा, ध्यान रहे। इनका प्रीवियस ईयर ये होगा और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। अब आइएगा इस प्रीवियस ईयर के पीरियड में, अर्थात 1/3/2019 को सैलरी कितनी थी ये देखें। 1/7/18 से 30/6/19 तक सैलरी रहेगी ये। 30/6/19 तक सैलरी रहेगी, 57,270 ये रहेगी। तो हमारा मार्च 1/7/2018 से 30/6/2019 वाले ब्रैकेट में आएगा। अर्थात यहाँ पर मार्च 2019 टू 30 जून 2019 कितने महीने हो गए? मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 मंथ्स एट द रेट ऑफ 57,270 ये रहेगी। अब आइए 57,270 को हम लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो कितनी सैलरी बनती है देखिएगा। 57,270 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी हाँ 4 से, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 30 जून तक। ये 57,270 इंटू 4, 2,29,080 ये सैलरी हुई इस पीरियड की। फिर बाद में जुलाई 2019 टू 28 फरवरी, ये फरवरी 2020 ये आ गया। मार्च 1/7/18, 1 मिनट, 18 जून, जुलाई मार्च, आती आ गया 19 से 20 करेक्ट। और ये सैलरी रहेगी एट द रेट ऑफ 58,990। कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया, जनवरी 21 और फरवरी 21, 8 महीने, 8 मंथ्स यहाँ पर, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करें और ये सैलरी आएगी 58,990 इंटू 8, 58,990 इंटू 8, 4,71,920, 4,71,920 ये सैलरी होगी। टोटल सैलरी, टोटल पे ये होगी, प्लस कर दें इसमें 2,29,080, 7,01,000। This will be the salary for this period of 12 months। ये 12 महीने की अवधि की, और जो अवधि होगी 1/3/19 से 29 फरवरी 2020 तक के पीरियड की सैलरी ये रहेगी, 7,01,000। अब आगे का कैलकुलेशन जैसे एज यूजुअल होता वो होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है, प्लीज़ बी वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि ये आपके MDS यूनिवर्सिटी में 2-3 एग्जामिनेशन में आ गया है और MDS यूनिवर्सिटी में भी ये प्रश्न आ चुका है। इस बात का ख्याल रहे, पूरा ध्यान रहे इस चीज़ का। ओके, चलें आगे। आइए अब हम इसी के आधार पर कैलकुलेशन ले रहे हैं। सैलरी पे 7,01,000
उसके बाद DA एट द रेट ऑफ 60% इंटू 7,01,000, इसका 60% ले इंटू 60%, 4,20,600 ये आ गया इसका DA। CCA एट द रेट ऑफ 8% इंटू 7,01,000, इंटू 8%, 56,080, ये 56,080 ये DA आ गया इसका। अब उसके बाद आगे क्या कहता है, सुसज्जित मकान इनको दिया गया है, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस देखिएगा कैलकुलेशन, पहले भी ले चुके हैं इसको, फिर वापस आपके सामने आ रहा है फर्निश्ड हाउस। यदि सुसज्जित या असुसज्जित मकान कर्मचारी को दिया जाता है तो नियम ये हैं। पहला, यदि महानगर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास 4 महानगर, इनकी पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक यदि वहाँ पर मकान है तो वेतन का 15%। 25 लाख से कम परंतु 10 लाख तक की पॉपुलेशन हो तो फिर वेतन का 10%, और 10 लाख से कम पॉपुलेशन हो तो वेतन का 7.5% मकान का मूल्य माना जाएगा। क्योंकि पहले इसने कह दिया कि प्रमोद बिहारी बजाज कॉलेज बम्बई के प्राचार्य हैं तो बम्बई में है ये, तो महानगर हो गया, महानगर हो गया तो वेतन का 15%। इन बॉम्बे 15% of salary, now what is salary here? फिर सैलरी की मीनिंग बदल रहा है। सैलरी मीन्स, अब देखिएगा, यानी शॉर्ट लेना वर्किंग नोट का ले लीजिएगा, मैं इसे वाइप कर रहा हूँ। हाउस दिया गया है फर्निश्ड हाउस, तो उसके मूल्यांकन के लिए सैलरी की परिभाषा क्या होगी? सैलरी मीन्स पे प्लस DA प्लस CCA प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो और दूसरे अलाउंसेस तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास यही है। तो 7,01,000 प्लस 4,20,600 प्लस 56,080, इनका टोटल करें, प्लस 4,20,600 प्लस 7,01,000, 11,77,680, 15% of pay, 680 into 15%, 17,665 रुपये 20 पैसे।
सर 1,76,652 रुपये, 1,76,652 रुपीज़ ये वैल्यू आ रही 15%। अब उसमें फर्नीचर भी दिया है, चेक कीजिएगा। इसमें 25,000 रुपये की लागत का फर्नीचर भी कॉलेज का है। ओके, एड 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड। 25,000 रुपये की लागत बता रहा फर्नीचर की, 25,000 इंटू 10% लिया जाए, इट इज़ 2,500 टोटल। $1,79,152 वैल्यू आ रही हाउस की। आपको मालूम है, पहले भी बताया जा चुका है कि यदि फर्नीचर खरीद करके दिया जाए तो ऐसी स्थिति में लागत का 10% जोड़ें, और यदि फर्नीचर किराए पर लेकर दिया जाए तो मकान की वैल्यू में जो किराया दिया जाएगा फर्नीचर का वो जोड़ दिया जाए, तब सुसज्जित मकान की वैल्यू आ जाएगी। ये है वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। सुसज्जित मकान का मूल्य दिस मच 1,79,152। परंतु यहीं आगे नहीं रुक रहा है, वो आगे फिर कुछ बात कह रहा है। वो ये कहता है कि परंतु उनसे कॉलेज 1,000 रुपये प्रति माह किराया वसूल कर रहा है, और फर्नीचर के लिए जिसके लिए उनसे 100 रुपये प्रति माह वसूल किया जाता है, तो 1,000 रुपये तो मकान का किराया ले रहा है और 100 रुपये फर्नीचर के भी वसूल कर रहा है, लेस। अमाउंट रियलाइज्ड, राशि वसूल की गई। इसमें पहला रेंट एट द रेट ऑफ 1,000 इंटू 12, 12,000 तो ये वसूल कर रहा है। फर्नीचर का एट द रेट ऑफ 100 इंटू 12, 100 रुपये फर्नीचर के ले रहा प्रति माह, तो 1,200 रुपये ये हो गए। टोटल 13,200 वसूल कर रहा, तो ये लेस कर दें। ये अमाउंट रियलाइज हो रहा है प्रमोद बिहारी से। मकान दिया गया है और मकान के जो वैल्यू है उसमें से कुछ राशि प्रमोद बिहारी से वसूल भी की जा रही है, जो आपको दे रखी है किराए के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह, 12 महीने के 12,000, और फर्नीचर की लागत का 100% प्रति माह वसूल कर रहा है, तो 1,200 रुपये, ये कुल मिला के 13,200 रुपये वसूल हुए। तो नेट सुविधा उसको कितनी हो गई? इट इज़ 1,65,952 वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ हाउस, फैसिलिटी ऑफ फर्निश्ड हाउस। सुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य इसके लिए 1,65,952 हो गया, और ये इसकी वैल्यू में जोड़ दिया जाएगा। और केवल यही लिख दें क्योंकि सारा वर्किंग नोट में अपन ने क्लियर कर रखा है। तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस 1,65,952, ये वैल्यू इसकी जुड़ जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद उसने ये कहा है कि उसे एक कार भी दी गई है 1.6 लीटर की। इट मीन्स स्मॉल कार इज़ गिवन, बट रिमेंबर कि ये कार उनके निजी उपयोग में भी आती है। इट मीन्स बोथ यूज़, पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल यूज़। ओके, परंतु आगे ध्यान रहे, कार के चालक का पारिश्रमिक और
कॉलेज हेतु प्रयोग के समस्त व्यय कॉलेज वहन करता है। तो कार के लिए ड्राइवर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, कार इज़ यूज्ड फॉर बोथ द पर्पजेज ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल, दोनों काम आ रही है कार। नंबर 3, कार के रखरखाव का खर्चा और ड्राइवर का वेतन कॉलेज वहन कर रहा है। इसका मीनिंग ये निकलता है कि यदि पर्सनल यूज़ में आ रही है कार तो उसके खर्चे जो है वो पर्सनल दिए जा रहे हैं प्रमोद बिहारी के द्वारा। ऑफिशियल खर्चे ऑफिस दे रहा है, पर्सनल खर्चे प्रमोद बिहारी पर्सनली दे रहे हैं। पर्सनल खर्चे कॉलेज बियर नहीं कर रहा, नियोक्ता वहन नहीं कर रहा है, ये बात स्पष्ट हो रही है, ध्यान रहे इस चीज़ का। ऑफिस के खर्चे ऑफिस बियर कर रहा है, पर्सनल खर्चे प्रमोद बिहारी पर्सनल बियर कर रहे हैं। तो यदि छोटी कार होती है तो 600 रुपये प्रति माह, बड़ी कार होती है तो 900 रुपये प्रति माह। बड़ी कार मीन्स मोर देन 1.6 लीटर हॉर्स पावर, उससे ज़्यादा की होगी तो, और अप टू 1.6 लीटर की होगी तो छोटी कार है। तो फॉर स्मॉल कार द वैल्यू विल बी ट्रीटेड एट द रेट ऑफ ₹600 पर मंथ। इन केस ऑफ बिग कार इट मीन्स मोर देन 1.6 लीटर, देन इट इज़ एट द रेट ऑफ ₹900 पर मंथ। क्लियर होगी बात, ये पहले भी आ चुका है, ध्यान रखिएगा। वैल्यू ऑफ कार, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ कार running expenses at the rate of 600 into 12, 7,200 रुपये तो ये हो गए। फिर ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर दिया गया 900 पर मंथ, 10,800 टोटल करें 18,000 the value of the facility of car provided to employee। कार का मूल्य जो होगा वो 18,000 रुपये मान करके चला जाएगा। ओके, चलें आगे। कम ऑन। उन्हें एक माली, चौकीदार, नौकर की सुविधा दे रखी है। माली के 450 रुपये सैलरी कॉलेज दे रहा है, चौकीदार के भी 450 कॉलेज दे रहा है, और एक सर्वेंट दिया गया उसकी सैलरी 300 रुपये भी कॉलेज दे रहा है। अब देखिएगा, माली की सैलरी के 450 रुपये वेतन में जोड़े जाते, परंतु क्योंकि मकान कॉलेज का खुद का है, एम्प्लॉयर इज़ द ओनर ऑफ द हाउस, तो इस स्थिति में माली की सुविधा एग्जेम्प्टेड होगी, नील होगी। तो यहाँ पे लिखिएगा सैलरी ऑफ गार्डनर एग्जेम्प्टेड, ये हो जाएगी नील। ब्रैकेट में लिख दें एज द हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि मकान नियोक्ता का है, इसलिए यदि मकान नियोक्ता का नहीं होता तो फिर मालिक की सैलरी को जोड़ दिया जाता, एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ वॉचमैन एट द रेट ऑफ 450 पर मंथ इंटू 12, 5,400। चेक कर लें, 450 इंटू 12, यस। एंड सैलरी ऑफ सर्वेंट एट द रेट ऑफ 300 पर मंथ फॉर 12 months, 3,600।
नेक्स्ट, उसके बाद कहता है ये कि वे प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन और महंगाई भत्ते का 15% अंशदान देते हैं, जिसमें कॉलेज का भी इतना ही अंशदान है। और पीएफ में पैसा जमा हो रहा है, उसके मैं इस तरफ ले रहा हूँ राइट हैंड साइड पर, आप नीचे कंटिन्यू कीजिए उसी के आगे। और आप जानते हैं प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्टेड होता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ recognized provident fund at the rate of 15%। वेतन और महंगाई भत्ते का ये 7,01,000 प्लस 4,20,600 इंटू 15%। चेक करें। $7,01,000 प्लस 4,20,600, 11,21,600 का 15% इंटू 15%, 1,68,240 लेस एग्जम्पशन एट द रेट ऑफ 12%, तो 7,01,000 प्लस 4,20,600 का 12%, और ये आता है 7,01,000 प्लस 4,20,600 इंटू 12%, 1,34,000 592 माइनस 1,68,240, 33,648 ये वेतन में जोड़ देंगे। इतना एग्जेम्प्टेड है, इतना वेतन में जुड़ जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है। भविष्य निधि में जमा राशि पर 12.5% की दर से 2,500 रुपये ब्याज जमा किए गए हैं। और आपको मालूम है आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ब्याज 9.5% तक कर मुक्त होता है, बाकी का इनकम में जोड़ते हैं। लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एट द रेट ऑफ 12.5%। वो ब्याज तो है 2,500 दे रखा है कैलकुलेटेड, लेस एग्जम्पशन एट द रेट ऑफ 9.5% एग्जेम्प्ट होता है। तो स्टेशन ने 12.5% की दर से ब्याज 2,500 है, तो 9.5% की रेट से क्या होगा चेक करें। 2,500 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 12.5, 1,900 जो है वो ब्याज एग्जेम्प्टेड है, तो 15,600 इज टैक्सेबल, ये अमाउंट आ जाएगा। इस तरह से देखिएगा ये कैलकुलेशन। एक और नेक्स्ट, फिर ये कहता है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में 1 अप्रैल 2019 को अपनी पुत्री की शादी के लिए नियोक्ता से 1,50,000 रुपये का बिना ब्याज का ऋण लिया और ब्याज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेट है 17.1%,
इसमें से उन्होंने 50 रुपये 1 दिसंबर को चुका दिया, तो 1.5 लाख में से 1 दिसंबर को चुका दिया, तो इसका मतलब ये हुआ ऋण लिया था 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 30/11/19 तक, 1 अप्रैल 19 से 30/11/19 तक 1.5 लाख पर ब्याज। फिर 1 दिसंबर से और हमारा वर्ष समाप्त हो रहा 28 फरवरी को, वहाँ तक का ब्याज एक बाकी की राशि पर 1 लाख रुपए पर। इस तरह से कैलकुलेशन होगा। मेरे पास जगह यहाँ है, यहाँ ले रहा हूँ, देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम 1/4/19 टू 30/11/19, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 मंथ्स, 8 महीने हो गए। 1,50,000 रुपये पर 17.10% इंटू 8/12, 8 महीने का ब्याज कैलकुलेट कीजिएगा, पता रहेगा। $1,500 इंटू 17.10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, 17,100 रुपये। आई डाउट इतना ब्याज नहीं हो पाएगा, 17,100 रुपये ब्याज। चलिए फिर दूसरा लेते हैं ब्याज। पहला ब्याज तो ये है, दूसरा फ्रॉम 1/12/19 टू 28 फरवरी 2020। कितने महीने हो गए? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 मंथ्स, 3 महीने का ब्याज ये होगा 1 लाख पर। अब क्योंकि 50,000 का पेमेंट कर दिया, तो 1,50,000 माइनस 50,000 बराबर 1 लाख पर 17.1% इंटू 3/12। हाँ जी, तो इंटू 17.1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 4,275 रुपये ब्याज ये हुआ। ये ब्याज है। टोटल इंटरेस्ट 17,100 प्लस 4,275, 17,100, 21,375। ये ब्याज की फाइनल राशि होगी जो आपको यहाँ पर शामिल करनी है। आइएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, $21,375। नेक्स्ट, गत वर्ष में उन्हें छात्रों के उत्तर पुस्तिकाएँ जांचने के लिए बम्बई विश्वविद्यालय से 2,400 रुपये का पारिश्रमिक प्राप्त हुआ, परंतु ये सैलरी हेड में शामिल नहीं होता है। कारण पहले बताया जा चुका, फिर सुनिएगा। यदि कोई पारिश्रमिक नियोक्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त होता है तो वो सैलरी की इनकम में शामिल नहीं होगा। इनकम में शामिल होगा पर अदर सोर्सेज की में, सैलरी की इनकम में नहीं होगा। अभी हम कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, टोटल इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम सैलरी का कैलकुलेशन हो रहा है। तो ये राशि बम्बई विश्वविद्यालय ने दी है, तो ये अदर सोर्सेज में जाएगी, वहाँ पर इसका टैक्स का कैलकुलेशन होगा, यहाँ नहीं। सैलरी में इसको शामिल नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई?
ये कारण है इसका। नेक्स्ट, बस उसके बाद तो सैलरी का टोटल कैलकुलेशन लेना है। चेक कीजिएगा वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। 7,01,000 प्लस 4,20,600 प्लस 56,080 प्लस 1,65,952 प्लस 18,000 प्लस 5,400 प्लस 3,600 प्लस 33,648 प्लस 600 and plus 21,375. 14,26,255. 14,26,255. This is gross salary. सकल वेतन लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 13,76,000 इज टैक्सेबल सैलरी। ये उत्तर माना जाएगा। चेक कर लें, दिस विल बी द आंसर। 13,76,000 करेक्ट। ये देखिए प्रश्न इस प्रकार से किया जाता है। मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ को वेल एक्सप्लेन करने का, हर टिपिकल पॉइंट के वर्किंग नोट को डिटेल में समझाने का। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पोजीशन क्लियर हो गई होगी। एक बार इसको क्वेश्चन को बिना देखे करने की कोशिश कीजिए। दिस विल बी द लास्ट प्रॉब्लम ऑन द टॉपिक ऑफ सैलरी। इनकम टैक्स के जो टॉपिक सैलरी का चल रहा है हमारा, उसका ये आज अंतिम प्रश्न है, अंतिम क्लास है। उसके बाद फिर यूजुअल हमें नेक्स्ट टॉपिक पर चलना है। ठीक है, तो आज हम इस पर एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ पटेल चौधरीज बुक। पटेल चौधरी की बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है। मैं आपके सामने इसे पढ़ देता हूँ। क्या कहता है ये देखिए। श्री चंद्र प्रकाश, जो इंदौर शहर का नाम ध्यान रखिएगा, इंदौर की एक फर्म में प्रबंधक थे। 1 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए। 1 दिसंबर 2019 को रिटायर हो रहा है। गत वर्ष 2019-20 के लिए इन्होंने अपनी वेतन की आय के संबंध में निम्न सूचनाएं प्रदान की हैं। फर्स्ट पॉइंट, इस फर्म में 40 वर्ष 8 माह की सेवा की है इन्होंने। सेकंड पॉइंट, 1 अप्रैल 2014 से इनको 3,000-200-5,000 की वेतन श्रृंखला में 3,000 रुपये के प्रारंभिक वेतन पर प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रमोशन हुआ ऑन 1 अप्रैल 2014 एट द पे ऑफ ₹3,000 पर मंथ। ओके। थर्ड पॉइंट, मूल वेतन के अतिरिक्त इनको 300 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता, 100 रुपये प्रति माह नगर क्षतिपूरक भत्ता CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, 300 रुपये प्रति माह सवारी भत्ता तथा 200 रुपये प्रति माह जनजाति क्षेत्र भत्ता ट्राइबल अलाउंस मिल रहा है। इंदौर के रहने वाले हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सेवानिवृत्ति पर इनके नियोक्ता ने इनको 85,000 रुपये ग्रेच्युटी के दिए तथा 800 रुपये प्रति माह की पेंशन स्वीकृत की। 1 जनवरी 2020 को इन्होंने आधी पेंशन की एकमुश्त राशि 48,000 रुपये प्राप्त की।
वे सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे और निवृत्ति के समय उनके क्रेडिट में 10 माह का अर्जित अवकाश था, जिसके भुगतान में उन्हें मूल वेतन 40,000 रुपये तथा महंगाई भत्ता 3,000 रुपये, कुल 43,000 रुपये प्राप्त हुए। उन्हें एक प्रमाणित भविष्य निधि से एकत्रित राशि के रूप में उनके द्वारा लिए गए ऋण को काटकर 54,000 रुपये प्राप्त हुए। उन्होंने 1 जुलाई 2019 को अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपने भविष्य निधि से 20,000 रुपये का ऋण लिया था। इस निधि में उनका एवं उनके नियोक्ता का समान अंशदान था। फिर कहता है, प्रबंध संबंधी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए वे अहिल्या विश्वविद्यालय की सायंकालीन कक्षाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उनके व्ययों की क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता ने 8 माह के लिए 200 रुपये प्रति माह भत्ता स्वीकृत किया। वास्तविक व्यय भत्ते की राशि से अधिक थे। उन्होंने गत वर्ष में 1200 रुपये पेशा संबंधी कर का भुगतान किया, एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पेमेंट किया है। उपरोक्त विवरण के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री चंद्र प्रकाश की वेतन शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए, ये मानते हुए कि उन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है तथा उन्होंने सवारी भत्ते की आधी राशि कार्यालय के कार्यों के लिए व्यय कर दी है। और देखिए सवारी भत्ता ऊपर दे रखा 3rd पॉइंट में, सेकंड लाइन, प्रति माह सवारी भत्ता 200 रुपये मिल रहा है। 12 माह के 2400 रुपये मिले, आधे खर्च हुए 1200, तो 1200 बच गए, वो इनकम में हो जाएंगे। देखिए इस तरह से प्रश्न, बस ये प्रश्न है। इसकी मेन बातें मैं आपको नोट कर देता हूँ ताकि ध्यान रहे बोर्ड पर। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 17, रिटायर इट इज़ 1/12/19 इसको रिटायर हुआ। सेवा की इन्होंने सर्विस 40 ईयर्स और 8 मंथ्स, ये इतने साल नौकरी की है। नेक्स्ट आगे कहा इन्हें 1/4/2014 को पे स्केल, और वो था 3,000-200 5,000। और फिक्स किया इन्हें इस तारीख को, और वो फिक्स हुआ, फिक्सेशन इनका 3,000 पर, ध्यान रहे। बाकी बातें तो फिर इसमें डिटेल में ही एक एक पढ़ते जाएंगे, टेकअप करते जाएंगे। ओके, ये है मेन पॉइंट्स। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, of Mr. Chandra Prakash, for the assessment year 2020-21,
दिस स्पेस इज मेंट फॉर वर्किंग नोट। आइए पहले हम सैलरी मालूम कर लें। ये नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी सैलरी जिस महीने ड्यू हो रही उसी महीने प्राप्त होती है। ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि नहीं अगले महीने प्राप्त होती, जैसे कि पिछले प्रश्न में था। तो इसलिए इनके लिए प्रीवियस ईयर जो शुरू होगा वो प्रीवियस ईयर होगा एज यूजुअल 1/4/2019 से 31/3/2020 तक। ये इनके लिए प्रीवियस ईयर होगा। क्लियर होगी बात। अब हमें ये देखना कि इनकी पे कितनी रहेगी। पे स्केल हमें दे रखा, उसके आधार पर कैलकुलेट करें। 1/4/2014 को 3000 पर फिक्स किया पे। 1/4/14 3000। 15 को 3200, 16 3400, 200 रुपये इंक्रीमेंट हर साल। 17 3600, 18 3800, 19 4000। ठीक है, ये 1/4/18, 1/4/19 इस तरह से 1 तारीख को। अब हमें ये देखना है कि हमारे 1/4/19 को पे कितनी थी उसकी, और वो है 4000 रुपये। ठीक है, तो पे फ्रॉम 1/4/19 टू डेट ऑफ रिटायरमेंट 1/12/19, इसका मतलब 30/11/19 तक नौकरी की। 30/11/19 तक कितने महीने हो गए? 1 अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने नौकरी की इन्होंने। इट इज़ 8 मंथ्स। तो 4000 इंटू 8, 32,000 रुपये इनकी पे हुई। आइएगा सैलरी एट द रेट ऑफ 4000 इंटू 8 मंथ्स, इट इज 32,000। आगे देखिएगा, मूल वेतन के अतिरिक्त इनको 300 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता TDA एट द रेट ऑफ 300 इंटू 8 मंथ्स, 2400 DA हो गया। 100 रुपये प्रति माह नगर क्षतिपूरक भत्ता CCA एट द रेट ऑफ 100 इंटू 8 मंथ्स, 8 महीने तक की नौकरी कर रहे हैं ये, 800 रुपीज़। प्रति माह सवारी भत्ता 300 रुपये, कन्वेंस अलाउंस एट द रेट ऑफ 200 इंटू 8 मंथ्स, सॉरी 300 है, 300 रुपये प्रति माह सवारी भत्ता है। 300 इंटू 8 मंथ्स, इट इज़ 2400। इनर कॉलम में लिखें पहले,
क्योंकि अंत में उसने कहा है, ध्यान रखिए, कि उन्होंने सवारी भत्ते की आधी राशि कार्यालय कार्यों के लिए वे कर दी लेस यूज फॉर ऑफिस। 1200 रुपये खर्च हो गए इसमें से, तो बाकी 1200 बच गए हैं, तो वो इनकम में शामिल करेंगे 1200 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट, 200 रुपये प्रतिमाह जनजाति क्षेत्र भत्ता ट्राइबल अलाउंस एट द रेट ऑफ 200 पर मंथ इंटू 8, 1600, और लिखे एग्जेम्प्टेड, फाइनल कॉलम में नील। एग्जेम्प्टेड क्यों है उसका कारण ब्रैकेट में। ट्राइबल अलाउंस इन एमपी मध्य प्रदेश इज टैक्स फ्री। मध्य प्रदेश को ट्राइबल एरिया माना जाता है, तो ट्राइबल एरिया में यदि ट्राइबल अलाउंस मिलता है तो टैक्स फ्री होगा। परंतु यदि यही ट्राइबल अलाउंस राजस्थान में मिल रहा होता तो टैक्सेबल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ट्राइबल एरिया होता है एमपी, आपको थ्योरी में शुरू में बताया गया था, नहीं तो पिछले पेजेस पे देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से राज्यों को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो जो एरियाज़ ट्राइबल डिक्लेयर किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उनमें यदि ट्राइबल अलाउंस मिलता है तो वो एग्जेम्प्टेड होगा। परंतु उन एरियाज़ के अलावा, उन राज्यों के अलावा जिन्हें गवर्नमेंट ने ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया है, वहाँ पर यदि दूसरी जगह ट्राइबल अलाउंस मिलता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे एमपी में मिल रहा है तो टैक्स फ्री है, राजस्थान में मिलता है तो टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि राजस्थान को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर नहीं किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, परंतु मध्य प्रदेश को डिक्लेयर कर रखा है, इसलिए यहाँ पर ये टैक्स फ्री है। क्योंकि ये चंद्र प्रकाश जो है इंदौर में काम कर रहे हैं और इंदौर मध्य प्रदेश में है, इसलिए बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेवानिवृत्ति पर इनके नियोक्ता ने इनको 85,000 रुपये ग्रेच्युटी दी, आइए ग्रेच्युटी का, और अंत में ये दे रखा है कि वो वहाँ पर लास्ट बट वन लाइन, ये मानते हुए गणना कीजिए कि उन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा। ग्रेच्युटी ये प्राप्त हो रही है 85,000 इनर कॉलम में लिखें, और आइए वर्किंग नोट में एग्जम्पशन, ये ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन हो रहा है। अमाउंट मिला है 85,000 लेस एग्जम्पशन फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और वो है 85,000, अथवा दूसरी शर्त मैक्सिमम लिमिट, वो है ₹3 लाख, और तीसरी शर्त टेन मंथ सैलरी
ये है सैलरी का मतलब है एवरेज सैलरी से है। आइए, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता तो उसमें सैलरी की परिभाषा क्या है, ध्यान दीजिएगा। रिटायरमेंट की डेट देखें 1/12, तो रिटायरमेंट से तुरंत पहले के 10 माह का वेतन उसका औसत लिया जाए। रिटायरमेंट से तुरंत पहले के 10 माह का वेतन, रिटायरमेंट हुआ 1/12 को, तुरंत पहले के 12 महीने, देखिए मैं इधर ले रहा हूँ, जगह उधर पर्याप्त नहीं है, ये 12 महीने, 1/12 को रिटायर हुआ तो 1/12 को तो छोड़ दीजिएगा, 1/12/19 को तो ये छोड़ा। अब उससे पहले नवंबर, उससे पहले अक्टूबर, उससे पहले सितंबर, उससे पहले अगस्त, उससे पहले जुलाई, उससे पहले जून, उससे पहले मई से पहले अप्रैल, अप्रैल से पहले मार्च से पहले फरवरी और उससे पहले जनवरी। ये देखिएगा, अब गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक इसको हटा दीजिए। फरवरी से लेकर के नवंबर तक वेतन टोटल करें और उसका 10 का भाग दे करके औसत ज्ञात करें। क्लियर होगी बात? आइएगा, अब ये देखिए, ये टेबल आपके काम आएगी। 1/4/19 को ये थी, 1/4/18 को 3800 थी, हमारा आ रहा है फरवरी, ओके, 1/4/18 को 3800, 1/4/19 को 4000 रुपये, तो हमारे ये आ गया अप्रैल, यहाँ पर हो जाएगी 1/4/19, ये 19, ठीक है। यहाँ पर सैलरी है 1/4/19 को 4000 रुपये, 4000 की रेट की। और ये महीने जो हैं उससे पहले सैलरी थी 3800, ये 3800 और 3800, तो ये 2 महीने की सैलरी तो होगी 7600, और ये हो गए 8 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 से गुणा कर दें तो 32,000 ये हो गया। तो टोटल सैलरी, ये टोटल 10 मंथ्स सैलरी 32,007, 39,600। टोटल सैलरी 39,600। देयरफॉर एवरेज सैलरी, मैं यही लिख रहा हूँ, इसलिए एवरेज सैलरी या इधर लिख देता हूँ अलग से, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसके आगे कंटिन्यू करना नीचे। एवरेज सैलरी 39,600 बटे हुए 10, 3,960, ये एवरेज सैलरी है। ये देखिए कैलकुलेशन। व्हेन ग्रेच्युटी एक्ट 1972 डज नॉट अप्लाई, तो फिर सैलरी की परिभाषा ये होगी। और यदि 1972 एक्ट अप्लाई होता है तो रिटायरमेंट से तुरंत पहले के 3 माह के औसत वेतन को लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे 15 डेज सैलरी मानते हैं, ध्यान रखिएगा, 15 दिन का वेतन लिया जाता है। यहाँ पर हाँ, ये 10 मंथ सैलरी ली जाएगी। और सैलरी का मतलब एवरेज सैलरी, और एवरेज सैलरी का मतलब रिटायरमेंट से तुरंत पहले के 10 माह का वेतन। रिटायरमेंट हुआ 1 दिसंबर को, उससे छोड़ के उससे तुरंत पहले, ये रिवर्स मंथ लिख लीजिए।
नवंबर से अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, इस तरह से 10 महीने तक गिन लीजिएगा। ये 10 महीने यहाँ पूरे हो रहे हैं, 10 महीने की सैलरी ले ली उस टेबल के आधार पर। ओके, क्लियर होगी बात। जब ये हो गया तो आइएगा यहाँ पर वर्किंग नोट पर हमारे 10 मंथ सैलरी, तो 3,960 इंटू 10 वापस गुणा करेंगे तो वही राशि आ जाएगी 39,600। विच एवर इज लेस, 39,600 लेस है, इसको घटाएंगे। ये एग्जेम्प्टेड है और टैक्सेबल पार्ट ये होगा। दस में से 14 में 9 जाएंगे 5 और 7 में 3 जाएंगे 45,400 रुपीज़। चेक कर लें, 85,000 माइनस 39,600, 45,400 rupees is the amount which is to be taken up as a taxable part। ठीक है आपका। आइएगा, सर पूरी परिभाषा है। हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीट वेट फॉर ए मिनट। ये तो ठीक है आपका, ये कैलकुलेशन तो ठीक है, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ये होगा हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। ये देखिएगा, ईच ईयर्स ऑफ सर्विस, तो ये 3,960 हो गया एवरेज सैलरी इंटू हाफ मंथ इंटू 40 साल की सेवा की उसने, 40 ईयर्स 8 मंथ्स, महीनों को नहीं ईयर्स को। तो आप लीजिएगा कैलकुलेशन कितना आता है, 39,600 सॉरी 3,960 इंटू 40/2, 79,200। विच एवर इज लेस, इन दोनों सब में से कम हो तो 79,200 ही लेस है। चलिए ये भी ठीक हुआ। और 85,000 में से लेस कर दें, माइनस 85,000, 5,800 टैक्सेबल, ये टैक्सेबल पार्ट है। अब यहाँ पर ले लें इसको, ग्रेच्युटी 85,000 लेस एग्जम्पशन 79,200, इट इज़ 5,800 इज द टैक्सेबल। ये अमाउंट हुआ जो टैक्स किया जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या कहता है ज़रा देखिएगा, 800 रुपये प्रति माह पेंशन स्वीकृत की गई। ओके, पेंशन नोट कर लीजिएगा इसको, जिनको नोट करना है। मैं इसको रब कर रहा हूँ फिर। उससे पहले हम ले लें, क्योंकि कम्यूटेशन का काम भी इसमें आ रहा है। पेंशन की एक मुश्त राशि, कम्यूटेशन, पिछले सेशन में ही इस पर एक प्रॉब्लम डिस्कस की गई थी, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को पहले लें, फिर पेंशन को पहले। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, पेंशन की एक मुश्त राशि यहाँ लिखे, कम्यूटेशन
और कम्यूटेशन पे राशि प्राप्त हो रही है। उन्होंने आधी पेंशन की एक मुश्त राशि 48,000 रुपये प्राप्त की। 48,000 रुपये प्राप्त की एक मुश्त राशि, ये अभी इनर कॉलम में लिखें 48,000 रुपये। ठीक है, आइए, ये कम्यूटेशन प्राप्त हो रहा है 48,000 रुपये लेस एग्जम्पशन पहला एक्चुअल अमाउंट 48,000 रुपये, अथवा नंबर 2 when gratuity is receivable, यदि ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो नियम ये होगा, उसमें 1/3 ऑफ ग्रेच्युटी, 1/2 उसमें आता, 1/3 ऑफ फुल पेंशन सैंक्शनड, वन थर्ड ऑफ फुल पेंशन सैंक्शन। यदि ग्रेच्युटी नहीं मिल रही होती तो 1/2 ऑफ फुल पेंशन सैंक्शन। ठीक है, ग्रेच्युटी मिलती हो तो 1/2 ऑफ पेंशन सैंक्शनड, और यदि ग्रेच्युटी नहीं में ग्रेच्युटी मिलती है तब तो 1/3 ऑफ पेंशन सैंक्शन, और यदि ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 1/2 ऑफ पेंशन सैंक्शनड। स्वीकृत की गई पेंशन का 1/2 या 1/3, कुल मिलाकर बात ये। अब पेंशन कितनी स्वीकृत हुई देखो, फुल पेंशन सैंक्शनड कितनी पेंशन स्वीकृत हुई है, देखिए क्या लिख रहा है इसमें। इन्होंने आधी पेंशन की एक मुश्त राशि 48,000 रुपये ली, तो आधी पेंशन 48,000 है तो पूरी पेंशन कितनी है, 48,000 इंटू 2/1 अर्थात 96,000, इसका 1/3 इंटू 1/3, 3 3 9 3 2 6, 32,000 रुपये। विच एवर इज लेस, सबसे कम राशि 32,000 रुपये की छूट देंगे 48,000 में से, और 16,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ये इस तरह से पेंशन जितनी स्वीकार की गई है 1/2 तब मिलेगा जब ग्रेच्युटी नहीं प्राप्त हो रही हो, 1/3 तब छूट मिलेगी जब ग्रेच्युटी प्राप्त हो रही है, क्योंकि इसे ग्रेच्युटी मिल रही है इसलिए 1/3 होगा। आइएगा, कम्यूटेशन 48,000 रुपये लेस एग्जम्प्टेड या एग्जम्पशन 32,000 एग्जम्प्ट कर दें, और 16,000 फाइनल कॉलम में टैक्सेबल के रूप में लिख दें। आइएगा, उसके बाद अब लें पेंशन, शॉर्ट ले लीजिए, फिर पेंशन की बात करते हैं, क्योंकि इसको हटा करके ही कर सकते हैं। ओके, कम ऑन। ये पेंशन, इसके नीचे कंटिन्यू कीजिए आप, मैं जगह नहीं यहाँ लिख रहा हूँ। पेंशन
ध्यान दीजिएगा। क्योंकि वो 1 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं तो दिसंबर से पेंशन शुरू हो जाएगी। 30 नवंबर तक नौकरी की उन्होंने, 1 दिसंबर को रिटायर हो गए तो दिसंबर से उनकी पेंशन शुरू हुई। देखिए क्या कह रहे हैं वो, 800 रुपये प्रति माह पेंशन स्वीकृत की गई, 800 रुपये प्रति माह, तो दिसंबर में पेंशन मिलेगी 800 रुपये प्रति माह। आगे क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2020 को इन्होंने आधी पेंशन की एक मुश्त राशि प्राप्त कर ली और 1 जनवरी से वो पेंशन आधी हो गई क्योंकि उन्होंने कम्यूटेशन ले लिया था। ये रहा, तो पेंशन आधी हो गई। बात समझ में आ गई। तो पेंशन फॉर दिसंबर 2019 800 रुपये, जनवरी 20 आधी पेंशन 400 रुपये, फरवरी 20 फिर 400 रुपये और मार्च 20 फिर 400 रुपये, ये पेंशन मिली उन्हें। मार्च आ गया हमारा 31 मार्च, इसलिए मार्च तक का, तो 800 8 16 4 2000 रुपये ये पेंशन के हुए। बात समझ में आ गई आपको। इस तरह से कैलकुलेशन होगा। फिर आगे कहता है उसके बाद वे सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे और निवृत्ति के समय उनके क्रेडिट में 10 माह का अर्जित अवकाश था, जिसके भुगतान में उन्हें मूल वेतन 40,000 रुपये तथा महंगे भत्ता कुल 43,000 रुपये प्राप्त हुए। अब 43,000 रुपये प्राप्त हुए, उसमें कितना एग्जम्पशन है, एनकैशमेंट ऑफ लीव वर्किंग नोट के रूप में मैं अभी यहीं लिख रहा हूँ, बाद में मिटा करके वापस फाइनल कर देंगे। ये वर्किंग नोट आ रहा है, एनकैशमेंट ऑफ लीव। अर्नड लीव कहलाता, उपार्जित अवकाश, और वो मिल रहा है 40,000 और 3,000 महंगे भत्ता कुल मिला करके 43,000 रुपये लेस एग्जम्पशन पहली शर्त एक्चुअल अमाउंट 43,000 अथवा ₹5 लाख अथवा थर्ड पॉइंट बैलेंस ऑफ लीव इन कैश। बैलेंस ऑफ लीव कितनी बता रहा है देखिएगा, वो कहता है 5वें पॉइंट में, और सेवानिवृत्ति के समय उनके क्रेडिट में 10 माह का अवकाश था, 10 माह का। तो ये 10 माह इनटू एवरेज सैलरी क्या थी हमारी, चेक कीजिएगा, उस समय कैलकुलेशन किया था 3,960 रुपये था, मिट गया वो 3,960 रुपये, वो तो 39,600। विच एवर इज लेस, इनमें से सबसे कम अमाउंट हो तो 5 लाख होता है, ये 39,600 रुपये कम होगा, ये घटा दें 39,600, 43,000 में से 0 3,400 रुपये, ये टैक्सेबल हो गया। मैं इसको यहाँ थोड़ी जगह यहीं लिख देता हूँ, ये हो गया एनकैशमेंट ऑफ लीव 43,000 लेस एग्जेम्प्टेड 39,600 और फाइनल
कॉलम में 3400 टैक्सेबल पार्ट, इस तरह से। ये देखिएगा एनकेशमेंट ऑफ लीव का जो 4 टिपिकल प्रोविजंस हैं ग्रेच्युटी के 2, एनकेशमेंट ऑफ लीव 3, रिट्रेचमेंट ऑफ सर्विस 4 और ये चारों प्रोविज़न एक तरह से हमने इसमें से 3 प्रोविज़न तो आज ही और ले ली हैं। ग्रेच्युटी आ गया, कम्यूटेशन आ गया, एनकेशमेंट ऑफ लीव आ गया। क्लियर होगी बात? आइएगा, वर्किंग नोट को मैं हटा रहा हूँ अब, क्योंकि हमें आगे काम लेना। इसके बाद यहाँ तक का काम आपका हो गया है, एनकेशमेंट ऑफ लीव तक। आगे क्या कहता है चेक कीजिए। उन्हें अप्रमाणित भविष्य निधि से एकत्रित राशि के रूप में उनके द्वारा लिए गए ऋण को काटकर 54,000 रुपये प्राप्त हुए। उन्होंने 1 जुलाई 19 को अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपने भविष्य निधि से 20,000 रुपये का ऋण लिया था। अब क्या हुआ कि इनका पैसा जमा था प्रोविडेंट फंड में। प्रोविडेंट फंड 2-3 तरह के होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रमाणित, अनरिकॉग्नाइज्ड अप्रमाणित, स्टैट्यूटरी, वैधानिक प्रोविडेंट फंड। ये अप्रमाणित भविष्य निधि के मेंबर हैं यूपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के। उसमें जो जमा पैसा होता है यदि वो मिलता है तो अपने हिस्से पर नहीं, जो नियोक्ता ने दिया है वो टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल पैसा जितना रिटायरमेंट के टाइम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से प्राप्त होता है उसमें से नियोक्ता की हिस्सेदारी कितनी है, उसने कितना पैसा जमा कराया था और आपने कितना जमा कराया, तो आपका हिस्सा तो रहने दीजिए, तो आपका पैसा था। नियोक्ता ने जो दिया वो एक प्रकार की आपको इनकम थी, वो इसमें टैक्सेबल इनकम में शामिल की जाएगी। ये तो है नियम। अब इसमें कैसा करें, 54,000 रुपये से प्राप्त हुए हैं, उसमें से 20,000 रुपये उसने लोन लिया था अपनी बेटी की शादी के समय, वो काटा गया है और फिर पैसा मिला है। तो यदि वो पैसा कटता नहीं तो 54,000 और 20,000 लोन लिया था वो काट लिया तो 74,000 रुपये हो गए। तो देखिए इस तरह से डिपॉजिटेड अमाउंट फ्रॉम RPF 54,000 प्लस 20,000 ये था लोन का, तो कुल मिलाकर के 74,000 हुआ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 1/2 बराबर 74,000 इंटू 1/2, 2 3 6 2 7 37,000 रुपये ये इनकम हो गई, क्योंकि नियोक्ता ने पैसा दिया था। ये बात समझ में आ गई, तो आपकी इनकम हो गई। फिर अहिल्या विश्वविद्यालय में ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ 200 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जा रहा है। तो ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ऑफिस के काम के लिए हुआ, व्यक्तिगत काम का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा, कहीं टैक्सेबल नहीं है, कहीं कोई एग्जम्पशन नहीं, कुछ भी नहीं करना आपको। बस 1,200 रुपये इन्होंने जो है वो एम्प्लॉयमेंट टैक्स के दिए हैं। ओके, वो बाद में पहले टोटल कर लें यहाँ तक का। 32,000 प्लस 2,400, 3,200 प्लस 1,200 प्लस 5,800 प्लस 16,000 प्लस 3,400 प्लस 2,000 37 39,000 1,06,000 ग्रॉस सैलरी। लेस
स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, एम्प्लॉयमेंट टैक्स है उनका 1,200, दोनों का टोटल 51,200 घटा दें, और 49,400 टैक्सेबल सैलरी। चेक करें, 49,400 इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ये देखिए इस तरह से सॉल्व होता है। इसके साथ ही हमारा सैलरी का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन पर हम नेक्स्ट टॉपिक नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू एंड गुड लक।